हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट पेपर 2 जो कि आपका सामाजिक विज्ञान है, इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लगाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हर दिन यहाँ पर आपको सीटेट के लिए क्लास दिया जा रहा है, आगे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आपको सीटेट पेपर 2 खास करके एसएसटी का प्रैक्टिस सेट देखना हो तो प्ले लिस्ट आ करके चेक करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आज का 7 है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन जो कहिए। अगर आपको कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। आशा करेंगे कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब खुद से कर दिया करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, अरिहंत पब्लिकेशन, अरिहंत का ही सीटेट का ये वाला बुक है, काफ़ी अच्छा बुक है। यहीं से सवाल आपका पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसा कि आपको पता है, सीटेट में 60 सवाल पूछे जाते हैं। 60 में 60 नंबर लाने के लिए आपको यहाँ पर हर दिन सेट दिया जा रहा है। क्लास को ध्यान से देखते चलिएगा, जिस दिन एग्जाम होगा आपको खुद से पता चलेगा। सेम इसी पैटर्न पर इसी तरह का सवाल, हूबहू सवाल कहिए कि उठ करके आपके क्वेश्चन पेपर में सेट होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से हर एक सवाल को देखते चलिएगा। आइए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, देखते हैं क्लास को। निम्नलिखित संगत कविता पर ध्यान दें। कह रहे हैं कि समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तटीय घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ। करेक्ट। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस पहलू की यह कविता साक्ष्य प्रदान करती है? मतलब ये जो कविता है, इसको पढ़ने पे आपको क्या पता चलता है कि यह क्या नए प्रश्न और नए विचार आपके मन में ला रहा है, या फिर प्रारंभिक जो समुद्र तट के व्यापार हुआ करता था उसके बारे में चर्चा है, या फिर सिल्क रूट जिसे आप रेशम मार्ग कहते हो, इसका कुषाण का इस पर नियंत्रण था, इसके बारे में बात किया जा रहा है, या फिर बौद्ध धर्म के समय ग्रामीण जीवन के बारे में चर्चा की गई है? यहाँ पर बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नंबर सेकेंड हो जाएगा सही जवाब। प्रारंभिक समुद्र तटीय व्यापार के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए, समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तटीय घोड़े, कहाँ पर लाया गया? समुद्री जहाज़ पर। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, ठीक है, समुद्र तट तक पहुँच रहा है। हिमालय से मिले रत्न और सोना, कहाँ पर जाएगा? समुद्री जहाज़ पर जाएगा। दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, ये सारा सामान कहाँ पर जाना होता था फाइनली? तो समुद्री जहाज़ पर ही जाना होता था, ठीक है। यानी कि समुद्र तट पर जो जा करके व्यापार होता था दूसरे देशों से, उसी के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। नंबर 92 कह रहा है, करेक्ट। जैन धर्म को व्यापारियों का अत्यंत समर्थन मिला, परंतु किसानों ने जैन धर्म को सीमित रूप में ही अपनाया। इसका कारण था क्या? पहला कह रहा है अहिंसा पर अत्यधिक जोर, सेकंड कह रहा है कठिन नियम, तीसरा कह रहा है भाषा की कठिनाइयाँ। बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा? जैन धर्म में व्यापारियों का अत्यधिक समर्थन मिला था, लेकिन किसानों ने जैन धर्म को सीमित रूप में ही अपनाया। मतलब किसान के द्वारा जैन धर्म को अच्छे से नहीं अपनाया गया। क्यों? नंबर फर्स्ट कह रहा है अहिंसा पर अत्यधिक जोर, कठिन नियम, दोनों सही है। भाषा की कठिनाइयाँ गलत है। देखिए, अहिंसा पर अत्यधिक जोर था, पता है ना, जैन धर्म में कहा जाता था आप किसी भी हाल में किसी भी छोटे से छोटे जीव को नहीं मारेंगे, लेकिन जो किसान हुआ करते थे उनको खेती करना होता था तो उनके द्वारा मारा ही जाता था, ये दिक्कत हो गया। और कठिन नियम, ये मतलब कहने का वही हुआ। भाषा की कठिनाई कोई रीज़न था ही नहीं। नंबर यहाँ पर सेकेंड को 92 में टिक करेंगे। नंबर 93 कह रहा है पहले पालतू बनाए गए पशुओं के दावे निर्धारण में निम्नलिखित में से किन प्राथमिक स्रोतों का आप हवाला देंगे? बताइए। पहले पालतू बनाए गए पशु के दावे निर्धारण में निम्नलिखित में से किन प्राथमिक स्रोत का आप हवाला देंगे? पहला कह रहा है पांडुलिपि, दूसरा कह रहा है लघु मूर्ति और खिलौने, तीसरा कह रहा है गुफा चित्र, चौथा कह रहा है कब्रगाह। पहले पालतू बनाए गए पशुओं के दावे निर्धारण के बारे में बात किया जाए तो देखिए, लघु मूर्ति वाले खिलौने, यहाँ से पशु के बारे में पता चलता था।
गुफा चित्र में आपको पता चलता था, कब्रगाह में आपको पता है पशु वगैरह लिटाया जाता था, सभी जगह होगा। लेकिन पांडुलिपि यहाँ पर हम लोग टिक नहीं करने वाले हैं, ठीक है। लघु मूर्ति वाला खिलौना, गुफा चित्र, साथ ही साथ कब्रगाह में प्राचीन काल में पालतू पशु के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा सही जवाब है, जो कि आपका 93 का नंबर 4 को देखिए यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। ये नंबर 4 टिक हम लोग करने वाले हैं। 94 कह रहा है प्रशस्तियों के विषय में क्या असत्य है। पहला कह रहा है प्रशस्तियाँ ऐतिहासिक स्रोत का कार्य करती है। दूसरा कह रहा है प्रशस्तियाँ की रचना राजाओं की प्रशंसा में की गई थी। तीसरा कह रहा है इनमें राजाओं के समस्त क्रियाकलापों का विवरण प्राप्त होता है। चौथा कह रहा है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखी गई थी। बताइए यहाँ पर 94 में क्या कहना है, कौन सा असत्य होगा। तो देखिए यहाँ पर नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रशस्तियाँ ऐतिहासिक स्रोत का कार्य करती है, बिल्कुल सही है। प्रशस्तियों की रचना राजाओं की प्रशंसा में की गई थी, तो यह भी सही है। राजा के लिए ही, राजा ही लिखवाते थे प्रशस्तियाँ। इसमें राजाओं के समस्त क्रियाकलापों का विवरण प्राप्त होता था। तो यहाँ पर दोस्तों नंबर 3 को हम लोग टिक करने वाले हैं। ये कथन असत्य है, राजाओं के समस्त क्रियाकलाप का विवरण प्राप्त होता है, ये कथन क्या है, गलत है। हाँ, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है यह हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखी गई थी। जैसा कि पहले वाले क्लास में भी आपको बताए थे, हो सकता है आपको पीछे से कोयल का साउंड सुनाई दे। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, हर वक्त घर के पीछे रहना होता है एक पेड़ पे, और दिन भर कूक कूक जो होता है उनका करना होता है। तो अगर साउंड आए चिड़ियों का तो उसे मैनेज करिएगा, है ना। 95 कह रहा है किस पुरास्थल से प्राप्त अवशेष यह दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र में भेड़, बकरियां और मवेशी पाले जाते थे। कुलडीहवा और महागरा में, बुर्ज होम और गुफकराल में, चिरांद और बुर्ज होम में, या फिर नरसीपुर और संगन कल्लू में पता चलता है। बताइए कौन सी जगह से ये पता चलता है। तो देखिए कुलडीहवा और महागरा यहाँ पर नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कुलडीहवा और महागरा, ध्यान रखना है, कुलडीहवा और महागरा सिंधु घाटी के महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। इस जगह से प्राप्त होता है क्या, भेड़, बकरियां और मवेशी पाले जाते थे, यहाँ से ये हम लोगों को पता चलता है। रुकिए खिड़की लगा देते हैं, चलिए विंडो बंद कर दिए, देखते हैं। कुलडीहवा और महागरा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। किस पुरास्थल से प्राप्त अवशेष यह दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र में भेड़ और बकरियां पाले जाते थे, तो वह था कुलडीहवा और महागरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। 96 में आपको मिलाने के लिए कह रहा है। देखिए इसका जवाब आपको बता दिया जा रहा है, चलिए कुछ सेकंड दे रहे हैं, सोच लीजिए तो पहले अपना आंसर। चलिए देखिए, गुर्जर प्रतिहार ये कहाँ हुआ करते थे, गुजरात और राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार। आपको याद होगा पहले वाले क्लास में भी आपको बताया गया था, इस तरह का अगर सवाल आपके सीटेट में खास करके आता है, कहीं भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, जिसका भी जवाब पता हो बस उसी से आंसर मिलाने की कोशिश करिए। अगर आपको गुर्जर प्रतिहार पता हो, गुजरात और राजस्थान में है, तो ए का 3 हो गया ना, ए का तीसरा। देखिए तो कहीं ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पे नंबर 3 में बस एक ही जगह ऑप्शन में है, और यहाँ ए का 4 है, ए का 2 है, ए का 1 है, सब खत्म है ना। बस एक बच रहा है, राइट आंसर अपना मिल जाता है यहाँ पर नंबर 3। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, टाइम आपका बच जाएगा। गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान हो जाएगा। राष्ट्रकूट हो जाएगा कहाँ, पश्चिमी दक्कन में। पाल कहाँ पर हो जाएगा, पाल हो जाएगा बंगाल में। चोल कहाँ पर हो जाएगा, तो चोल हो जाएगा तमिलनाडु में। बस हो गया, सही जवाब मिल गया, है ना। तो यहाँ से आपको नंबर 3 टिक करना है, और इन सबको आप याद जरूर रखिएगा। ये 97 पे है। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी, बताइए इन सब में से कौन से विचार को गढ़ने में मदद की, जिसकी वजह
जिसके कैरेक्टर द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। बताइए। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है, सुलह ए कुल सही जवाब हो जाएगा। अकबर के दोस्त और सलाहकार नाम क्या था? अबुल फजल। अबुल फजल ने उसकी सुलह ए कुल के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका, यानी कि राज कर सका। ठीक है, ये ध्यान रखना होता है। क्या हो जाएगा अकबर का? वह सुलह और कुल था। 98 कैरेक्टर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? पहला, राज्य और धर्म के बीच कैरेक्टर सख्त अलगाव। सेकेंड कैरेक्टर राज्य धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। थर्ड कैरेक्टर राज्य समुदायों के पर्सनल लॉ, जिसे आप निजी कानून कहते हो, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। चौथा कैरेक्टर राज्य धर्म के प्रभुत्व की रोकथाम नहीं कर सकता है। बताइए क्या सही होगा? राज्य का ना भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर राज्य धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको टिक करना होता नंबर सेकेंड। नंबर 99 कह रहा है, मुगल काल में बना हुमायूं का मकबरा स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, इसके विषय में क्या सत्य नहीं है? मुगल काल में बना हुमायूं का मकबरा स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, इनमें से क्या है जो सही नहीं है? पहला, इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। दूसरा कैरेक्टर इसका वास्तुकार मिर्जा ग्यास था। तीसरा कैरेक्टर इसकी प्रमुख विशेषता संगमरमर से निर्मित इसका विशाल गुंबद एवं द्विगुंबदीय प्रणाली है। या फिर चौथा कैरेक्टर इसमें केवल हुमायूं को दफनाया गया है। बताइए इसमें से कौन सा एक है जो सत्य नहीं है? तो देखिए, मुगल काल में बना हुमायूं का मकबरा स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है और इसका निर्माण हाजी बेगम ने कराया था, सही है। इसका वास्तुकार का नाम मिर्जा ग्यास था, सही है। इसकी प्रमुख विशेषता संगमरमर से निर्मित इसका विशाल गुंबद एवं द्विगुंबदीय प्रणाली है, सही है। इसमें केवल हुमायूं को दफनाया गया है, कथन गलत है। हुमायूं नहीं, इसके अलावा और भी लोगों को यहाँ पर दफनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना होता है। 99 का गलत हो जाएगा ये। कई और मतलब राजाओं का यहाँ पे कहिए कि राजाओं को दफनाया गया है। चलिए बताइए, तालीकोटा का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? राक्षसी तंगड़ी, पानीपत के युद्ध, टेरीकोटा या फिर कोई नहीं? तालीकोटा का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तालीकोटा का युद्ध कब होता है दोस्तों? तो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी 1565 को हुआ था। इसको ना राक्षसी तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तालीकोटा के युद्ध को ध्यान रखिएगा, राक्षसी तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कह रहे हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई भू राजस्व नीतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसके बारे में कह रहे हैं? कि भू राजस्व नीति के बारे में। पहला कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भू राजस्व नीतियाँ प्राचीन भारत में प्रचलित नीतियों की संशोधित कह सकते हो आपके रूप थी। यहाँ पे क्या रूप था? इन व्यवस्थाओं में छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और काश्तकारों की दशा दयनीय हो गई, कह रहा है। तीसरा कह रहा है भूमि को एक वस्तु के रूप में माना गया जिसे खरीदा या बेचा जा सकता था। चौथा कह रहा है इससे अंग्रेजों का एक ऐसा हित चिंतक वर्ग खड़ा हुआ जो उनका पक्षपाती रहा। बताइए अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई भू राजस्व नीति के संदर्भ में कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है? पहला, अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भू राजस्व नीतियाँ प्राचीन भारत में प्रचलित नीतियों का संशोधित रूप थी। यही कथन क्या है? गलत है। अंग्रेज के द्वारा जो भू राजस्व नीति अपनाई गई थी वो प्राचीन भारत में जो नीति चलता था उसका रूप नहीं था, बिल्कुल उससे अलग था। पहला वाला आंसर असत्य है, नंबर 1 को टिक करेंगे। 102 कह रहा है राष्ट्रवादी आंदोलन पर दिए गए अभिकथन और तर्क को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। 1850 के बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई। दूसरा कह रहा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस चेतना का उदय हुआ कि अंग्रेज भारत में संसाधनों
वह वहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों यानी कि भारतीयों का नहीं हो सकता। क्या होगा सही बताइए। तो देखिए 1850 याद करिए 1857 की क्रांति। 1850 के बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई थी। हाँ बिल्कुल हुई थी, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। कह रहे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस चेतना का उदय हुआ। मतलब 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते अच्छे से ये पता चला था कि अंग्रेज भारत में संसाधन और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा करके बैठा हुआ है। जब तक अंग्रेज़ों का राज खत्म नहीं होता है तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों कथन सत्य है, व्याख्या भी करता है, ये आपको टिक करना है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 103। कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार करिए। कह रहा है कि पंजाब में युवा क्रांतिकारियों के प्रतीक आर्य समाज से प्रभावित और उनके प्रेरणा के केंद्र मदन लाल ढींगरा और करतार सिंह सराबा थे। किनके बारे में बात किया जा रहा है बताइए। वह व्यक्ति है हमारे सबके प्रिय भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह पंजाब में युवा क्रांतिकारी के प्रतीक थे, आर्य समाज से काफ़ी प्रभावित थे। इनके प्रमुख प्रेरणा स्रोत में मदन लाल ढींगरा और करतार सिंह सराबा आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भगत सिंह के बारे में कथन है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है भगत सिंह से संबंधित है, कौन कौन सा सही है। नंबर 4 टिक करेंगे, सभी यहाँ पर सही दिया हुआ है। कह रहा है कि लॉर्ड क्लाइव द्वारा संस्तुत द्वैत सरकार में क्या उपबंधित था। द्वैत सरकार में पहला, दंड न्याय नवाबी अधिकारियों के लिए छोड़ दिया गया जबकि नागरिक और राजकोषीय मामले कंपनी के नियंत्रण में रहेंगे, ऐसा नियम लाया गया था द्वैत सरकार में। या फिर कंपनी राजकोषीय मामले को देखेगी और शेष सभी मामले भारतीय शासकों द्वारा निपटाए जाएंगे। तीसरा कह रहा है कंपनी के एक अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन प्रशासन के सभी मामले भारतीय शासकों द्वारा निपटाए जाएंगे। या फिर कह रहा है भारतीय शासक नाम मात्र के मुखिया होंगे और प्रशासन के मामले कंपनी द्वारा निपटाए जाएंगे। बताइए, सबसे पहले तो याद रखिएगा क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन लाया गया था। नंबर 2 राइट आंसर है। कंपनी राजकोषीय मामले को देखेगी, कंपनी जो है ना राजकोषीय मतलब पैसे वैसे से जुड़ा मुद्दा देखेगा और शेष सभी मामले भारतीय शासक के द्वारा निपटाए जाएंगे, ऐसा नियम कर दिया गया था क्योंकि अंग्रेजों को क्या पैसे से पहले मतलब था ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही है। कह रहे कि सन 1905 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। रक्षा, विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य एवं कृषि या फिर वित्त। तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग हुआ करता था। नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग हुआ करता था। नंबर 6 कह रहा है उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। सवाल को फिर से पढ़ लीजिए। उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कह रहा है कौन सा कंडीशन नहीं होना चाहिए। पहला, लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मित हो। सेकेंड, तीव्र कोरियालिसिस बल जो केंद्र की निम्न वायु को भरने न दे। तीसरा कह रहा है क्षोभ मंडल की स्थिरता जिससे स्थानीय स्तर पर उच्च वायु दाब क्षेत्र बन जाता है। चौथा कह रहा है कि मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान की अनुपस्थिति। बताइए, उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थिति अनुकूल नहीं है। तो देखिए, लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो, ये तो होना चाहिए, अनुकूल होता है। तीव्र कोरियालिसिस बल जो केंद्र की निम्न वायु को भरने ना दे, यह भी परिस्थिति अनुकूल होता है। तीसरा कह रहे क्षोभ मंडल की स्थिरता जिससे स्थानीय स्तर पर वायु दाब क्षेत्र बना रहे, गलत है कथन। मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान की अनुपस्थिति, यह भी सही है। तीसरा वाला 106 का आपको ठीक करना होता है। ठीक है,
याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए प्रमुख परिस्थितियां ये आपको अनुकूल नहीं होती है। तीसरा वाला 107 कैरेक्ट, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रहा है। तो भारत में लगातार हो रहे सर्वे से क्या पता चलता है? जिप्सम की बढ़ोतरी, अति सिंचाई, अति चारण या फिर रासायनिक खादों का प्रयोग। अति सिंचाई के कारण कृषि योग्य भूमि लवणीय हो रही है। नंबर सेकंड आपको टिक करना है, ना कि 4। याद रखिएगा, नंबर दूसरा एकदम सही है, अति सिंचाई की वजह से। 108 कह रहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुषों का जीवन काफ़ी विकसित व सुविधाजनक था। किसमें? संघ में प्रवेश। सेकेंड, संघ में रहने वाले स्त्री व पुरुषों को भिक्षु भिक्षुणी कहा जाता था। संघ की सभा में होने वाले प्रस्ताव यानी कि नीति के पाठ का अनुसावन कहते थे, पाठ को अनुसावन कहते थे। प्रवेश लेने वाली स्त्री को अपने पति से इजाज़त लेनी होती थी। कौन सा कथन इसमें से गलत है बताइए। पहला, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुषों का जीवन काफ़ी विकसित व सुविधाजनक था। नहीं भाई, बहुत ऐसा नहीं है। सेकेंड करेक्ट, संघ में रहने वाले स्त्री व पुरुषों को भिक्षु भिक्षुणी कहा जाता था। बिल्कुल कहा जाता था। संघ की सभा में होने वाले प्रस्ताव यानी कि नीति के पाठ को अनुसावन कहते थे। एकदम सही है। प्रवेश लेने वाले स्त्री को अपने पति से इजाज़त लेनी होती थी। एकदम सही है। पहला वाला कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिक करेंगे यहाँ पर। देखिए कह रहा है, फातिमा खेतिहर मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 8 राजकीय अस्पताल ने उन्हें दाखिल करने से मना कर दिया। वह न्यायालय में अपने इन सब में से कौन से अधिकार के हनन का दलील लेकर जा सकती है। मतलब फातिमा खेतिहर मजदूर है जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक अस्पताल है, नाम है 8 राजकीय अस्पताल। 8 राजकीय अस्पताल है, उन्हें दाखिल करने से मना करता है। तो वह ना संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत वो क्या करेगी, उनको जाना होता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत। नंबर यहाँ पर थर्ड राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर आपसे पूछा है कि इन वनों में तापमान 25 डिग्री, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, तापांतर बहुत कम, वृक्षों की लंबाई 25 से 30 मीटर तथा घने वन पाए जाते हैं। बताइए वह कौन सा वन है? भूमध्य रेखीय वन है, पर्णपाती वन है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन है या फिर उष्ण कटिबंधीय वन है? बताइए कौन सा वन होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको उष्ण कटिबंधीय वन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन ये आपका होता है। उष्ण कटिबंधीय वन के लिए ना तापमान 25 डिग्री, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, तापांतर बहुत कम, वृक्ष की लंबाई 25-30 मीटर होता है और वन घने पाए जाते हैं। निम्नलिखित को कालक्रम में आपको रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, रॉलेट कानून कब आया था? याद है? 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। ठीक है। खिलाफत आया था कब? याद करिए, खिलाफत नवंबर 1919 में आता है खिलाफत। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? याद करें, 8 नवंबर 1927 को। ठीक है। और दांडी मार्च पता होगा आपको अच्छे से, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक चला था। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। किसको किसको पहले सेट करना है, आशा है कि आपको अब ये पता चल गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अपना मिला लीजिएगा कोड वगैरह। ठीक है, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे, लगाते भी नहीं है किसी सवाल में। नील के काश्तकारों की समस्याओं और नील विद्रोह पर निम्नलिखित अभिकथन को पढ़िए। कह रहा है कि अभिकथन दिया हुआ है 1859 के 1859 के बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए।
तर्क है कि वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे। देखिए, वर्ष 1859 के बंगाल के रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया था, विद्रोह में खड़े हो गए थे। सही बात है, वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे। तर्क मतलब ये भी लाइन सही है, लेकिन याद रखना होता है नील विद्रोह को ना बंगाल के बुद्धिजीवी के प्रचार माध्यम, धर्म प्रचारक जो थे, छोटे छोटे जमींदार थे, महाजन थे, सबका इनका सहयोग प्राप्त हुआ था। जमींदारों के द्वारा यहाँ पर जो दिया हुआ ना, इसका रीज़न ये था, ऐसा नहीं है। दोनों कथन सत्य है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, आपको ये ध्यान रखना होता है। किसान लोग एकजुटता दिखाए थे। 1860 तक के वो जो फैक्ट्री वगैरह था सब बंद रहा था, ठीक है, कारखाना वगैरह बंद रहा था। चलिए नंबर 13 पर आइए, 113 पर सही मिलाना है यहाँ पर। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, याद है? विजयालय, याद है ना? चालुक्य यानी कि वेंगी, क्या हो जाएगा? विष्णुवर्धन, नंबर 2। राष्ट्रकूट के लिए आपको दंती दुर्ग बताना होता है, और वाकाटक आपको विंध्य शक्ति बताना होता है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा जहाँ जहाँ ज़रूरत लगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका नंबर 1 ही सही जवाब एकदम। चोल के संस्थापक विजयालय, चालुक्य यानी कि वेंगी क्या हो जाएगा? विष्णुवर्धन, राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग, और वाकाटक का हो जाएगा विंध्य शक्ति। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि हाशिम शेख को स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दें? 14 के तहत, 21 के तहत, 25 के तहत, या फिर 32 के तहत? बताइए। अनुच्छेद 21 के तहत, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया, किया दिया आदेश, कौन सा आदेश? कि हाकिम शेख को स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो हम लोगों का 21 है, ठीक है, 21 भारतीय नागरिक के जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता की संरक्षण करता है, इसे आप याद रखिएगा। कह रहे कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और अनुच्छेद कितना में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है, पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल या हटा सकती है। कौन सा है? 368 है, 360 है, 332 है, 385 है। वह अनुच्छेद कौन सा है? तो उसे कहते हैं संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है 368 में। 368 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसमें है? 368 में है। कृषि के प्रकार का सुमेल कीजिए इन उन क्षेत्रों के साथ जहां वे मुख्य रूप से की जाती है। गहन निर्वाह कृषि कहां पर होता है? ये होता है दोस्तों मानसूनी क्षेत्र में। ए का तीसरा, देखिए मिल गया आंसर। हर बार आपको मिल ही जाएगा, कभी कभी हो सकता है कि ना मिले, इसीलिए कह रहे हैं बार बार इस तरह के सवाल को इसी तरह से सॉल्व करना है, कुछ करना ही नहीं है। टिक करिए, अगले सवाल पे जाइए, ज़्यादा कन्फ्यूजन होना ही नहीं है यहाँ पे, कन्फ्यूज ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बी का बागान। बागान कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में कॉफ़ी। सी का देखिए फूड है, यानी कि स्थानांतरित कृषि उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में। वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ पर? शीतोष्ण घास वाले मैदान में। कह रहे कि संसदीय लोकतंत्र में कौन अनेक स्तरों पर कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करने का काम करती है? बताइए, टाइम दे रहे हैं, सोचिए। संसदीय लोकतंत्र में कौन अनेक स्तरों पर कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करने का काम करती है? अगर ऐसा सवाल है, न्यायपालिका, जनता, अधिकारी तंत्र, या फिर विधायिका? सही जवाब है ऑप्शन नंबर विधायिका, नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मैच करिए यहाँ पर। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूरना क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूरने को ना घूर्णन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी का घूमना क्या कहता है?
इसे कहते हैं हम लोग परिक्रमण। ग्लोब पर दिन व रात का विभाजन क्यों होता है? तो ये होता है प्रदीप्ति वृत्त की वजह से। और पृथ्वी पर बराबर रात और दिन का समय होता है, ये आपका विषुव की वजह से। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रखोगे। नंबर 119 कह रहा है झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। झूम खेतीहरों को बसाने का अंग्रेजों का प्रयास बहुत सफल था। सेकेंड कह रहा है पूर्वोत्तर भारत में झूम खेतीहर ने परंपरागत तरीके पर कह रहा है कि जोर दिया था। बताइए क्या होगा सही जवाब? नहीं रही थी, पहला तो गलत है, सफल नहीं रहा था। ठीक है, जहाँ पानी कम होता है, मिट्टी सूखी होती है, वहाँ पर ना हल मतलब आराम से तो आसानी से मतलब खेती कर नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नुकसान ही मैक्सिमम टाइम होता है। सेकंड कह रहे हैं क्या, पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती ने परंपरागत तरीके पर जोर दिया। हाँ, ये वाला कथन गलत है, पहला सही है। तो मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है। कहाँ है? पहला गलत, दूसरा सही। नंबर 4 सही जवाब है। ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए। ज्वार भाटा कह रहे कि निम्न ज्वार नौसंचालन में सहायक होता है। महीने में 2 बार महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। या फिर जब जल अपने निम्नतर स्तर पर आ जाता है तथा तट से पीछे चला जाता है तो उसे ज्वार कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। बताइए क्या होगा सही? तो ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, जब समुद्री जल ऊपर आता है तो उसे ज्वार कहते हैं, जब नीचे जाता है उसे भाटा कहते हैं। नॉर्मली आपको यह भी पता होना चाहिए कि महीने में 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना को ही आप ज्वार भाटा कहते हो। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खिंचाव के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 4 वाला जो है ना, यही ना सही है। नंबर 4 यहाँ पर, एक सेकेंड, दूसरा वाला ना, महीने में 2 बार महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। बस हो गया, अभी तो आपको जस्ट बताई, दूसरा वाला सही है। महीने में 2 बार महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। समोच्च रेखीय रोधिकाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताएं। समोच्च रेखीय रोधिकाओं के बारे में क्या सही है? पहला, मृदा आवरण को बचाने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? समोच्च रेखीय रोधिकाओं के बारे में। दूसरा कह रहे हैं तीव्र ढालों पर सपाट सतह बनाई जाती है ताकि मृदा अपरदन कम हो। तीसरा कह रहा है पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई, ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करना, या फिर समोच्च रेखाओं पर पत्थरों, घास, मृदा आदि की रोधिकाएं बनाना। क्या होगा सही? नंबर सेकेंड, तीव्र ढालों पर सपाट सतह बनाई जाती है ताकि मृदा अपरदन कम हो। समोच्च रेखीय रोधिकाओं के बारे में अगर आपसे पूछता है तो यही बताइएगा। तीव्र ढाल पर सपाट सतह बनाई जाती है ताकि मृदा अपरदन कम हो, और ये समोच्च रेखीय रोधिकाएं कहलाती है। इसको बनाने के लिए ना पत्थर, घास, मिट्टी, इन सब का यूज किया जाता है। याद रखिएगा। बताइए, बुनकरों को कौन से वाले सिस्टम में उचित मूल्य मिलता है? दादन व्यवस्था में, सहकारी संस्था में, वस्त्र निर्यात के कारखाने यानी फैक्ट्री में, या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? तो यहाँ पर सोचना ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलता है बुनकरों को उचित मूल्य। नंबर 123 कह रहा है चालुक्य राजवंश के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाके में अपने अभियान चलाए तथा हर्ष को आगे बढ़ने से रोका। रवि कीर्ति किस चालुक्य राजा के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन सेकेंड, पुलकेशिन द्वितीय। नंबर यहाँ पर जो पहला वाला है यही सही जवाब है। ठीक है, रवि कीर्ति पूछेगा
पुलकेशिन सेकेंड। पर्यावरण अपकर्षण निम्न में से कौन सा कथन सही व्याख्या करता है पर्यावरण अपकर्षण के बारे में। पहला, पर्यावरण के मौलिक स्वरूप का कुछ अंश तक अथवा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना होता है, या फिर स्थल मंडल के मौलिक स्वरूप का कुछ अंश तक अथवा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना होता है, या फिर वायुमंडल एवं जलमंडल के आवश्यक तत्वों में वृद्धि हो जाना होता है, या फिर कोई नहीं होगा। पर्यावरण अपकर्षण, तो पर्यावरण के मौलिक स्वरूप का कुछ अंश या फिर पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना को पर्यावरण अपकर्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। पर्यावरण अपकर्षण होता है मतलब पर्यावरण के मौलिक स्वरूप का कुछ अंश तक अथवा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने को कहते हैं। मालवा के परमारों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। परमार राजवंश का प्रथम शासक सियक यानी कि श्रीहर्ष था। परमार शासक भोज को उनकी द्विता के कारण कविराज भी कहा जाता था। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, बाद में धारा को इन्होंने राजधानी बनाया। या फिर परमारों के समय इनके साम्राज्य का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से पतन हुआ। बताइए मालवा के परमार के विषय में क्या गलत है। तो परमारों के समय इनके साम्राज्य का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से पतन होना स्टार्ट हुआ था, कथन गलत है। बाद बाकी तीनों कथन यहाँ पर सही है, इसे आप अच्छे से देख लेंगे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय एक प्रसिद्ध राजा जिन्हें कथाओं और राय पिथौरा के उपनाम की संज्ञा दी गई है, किस राजपूत वंश से संबंधित हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय एक प्रसिद्ध राजा था जिन्हें कथाओं में राय पिथौरा के उपनाम की संज्ञा दी गई है, किस राजपूत राजवंश से मतलब वंश से ये संबंधित हैं। चौहान वंश के थे पृथ्वीराज चौहान। कहाँ के? चौहान वंश के। नंबर 3 सही है। किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने स्वीकार किया कि रजिया अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन उनका महिला होना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। यहाँ पे हो जाएगा मिन्हाज ए सिराज। तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया था कि रजिया अपने सभी भाइयों में सबसे सक्षम है। ठीक है। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत की गद्दी कांटों की सेज की तरह मिली। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है। पहला, राजपूतों का आक्रमण। सेकेंड, मंगोलों द्वारा आक्रमण का डर। तीसरा कह रहा है आंतरिक कलह। चौथा कह रहा है कि ये सभी। तो यहाँ पर इल्तुतमिश के शासनकाल में ना बहुत से कारण थे, जैसे आंतरिक कारण, राजपूतों का आक्रमण, मंगोलों का चंगेज खां के नेतृत्व में आक्रमण, ये सभी का भय रहता था इन पे। नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद वशिष्ठ ब्राह्मण ने पर्वत जाकर के यज्ञ किया, जिससे चौहान, परमार, प्रतिहार और सोलंकी 4 राजपूत वंश उत्पन्न हुए। यह यज्ञ उन्होंने किस पर्वत पर किया था। यहाँ पर माउंट आबू पर्वत। नंबर 3 सही जवाब है। परशुराम के द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद, नाम है वशिष्ठ ब्राह्मण। ये वशिष्ठ ब्राह्मण जो थे एक पर्वत पर गए। कौन से पर्वत पर? तो माउंट आबू पर्वत पर गए और इन्होंने यज्ञ किया, जिससे कि चौहान, परमार, प्रतिहार और सोलंकी ये 4 राजपूत वंश उत्पन्न होते हैं। 130 मिलाना है यहाँ पर। अनंतवर्मन जगन्नाथ मंदिर का निर्माण पुरी उड़ीसा यानी कि भुवनेश्वर में है। चलिए पुरी चलते हैं। देखिए ऐसे देखिए, लीला तिलकम कहाँ? केरल में। महादेवपुरम कहाँ पर है? तो भगवान शिव को समर्पित केरल में है। अनंतवर्मन कहाँ? उड़ीसा हो जाएगा। जगन्नाथ कहाँ है? पुरी में है।
ये आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या टिक करेंगे बताइए। इस तरह के सवाल में क्या टिक करना होगा 130 का? यहाँ पे चौथा वाला, पहला दूसरा सही है, सी का 4 और डी का 3 है बस। यहाँ एक सेकेंड, देखिए मतलब ऐसे होना था, अनंत वर्मन पुरी, जगन्नाथ उड़ीसा, महादेवपुरम केरल, ऐसे भी ले लीजिए ऐसे भी ले लीजिए चलेगा, है ना। यानी कि आप कह सकते हो सभी मिला हुआ है एक तरह से। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक यानी कि स्थापना किसने किया था बताइए। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो आपको यहाँ पर जवाब बता दिया जा रहा है, देखिए। अल्काट यहाँ पर सही हो जाएगा, मैडम ब्लवात्स्की एवं एच.एस. अल्काट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना थियोसॉफिकल सोसाइटी पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बताना है। प्राथमिक स्तर पर इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को हमारे अतीत कहा गया है, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तकें चर्चा करती है, किस चीज़ का चर्चा करती है बताना है। पहला कह रहा है कैसे विभिन्न स्रोतों से इतिहास को पढ़ा जा सकता है, या फिर कैसे इतिहास की घटनाओं और तिथियों के आधार पर उसे समझा जा सकता है, या फिर कैसे अलग अलग वर्ग और समूह के लोगों के अनुभव भिन्न रहे हैं बताइए। प्राथमिक स्तर पर इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को हमारा अतीत कहा गया है, क्यों कहा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक चर्चा करती है कि कैसे अलग अलग स्रोत से इतिहास को पढ़ा जा सकता है, कैसे इतिहास की घटना और तिथि के आधार पर उनको समझा जा सकता है, कैसे अलग अलग वर्ग समूह के लोगों का अनुभव भिन्न रहा, ये नहीं। पहला दूसरा सही है, नंबर 1 टिक करेंगे 132 का। प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इनके द्वारा निम्नलिखित विषयों में से क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रयोग से हल किया जा सकता है क्या? पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ, चेर, चोल और पांड राजाओं का जीवन, मंदिर वास्तुकला, या फिर कृषि कार्य संबंधी क्रियाएं। तो यहाँ पर सेकेंड, चेर, चोल और पांड राजाओं का जीवन। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, इनके द्वारा कौन से क्षेत्र सर्वेक्षण का हल किया जा सकता है? चोल, चेर और पांड राजाओं का जीवन हो जाएगा सही जवाब। आप अपने छात्रों को एक वृत्त चित्र दिखा रहे हैं, और जब वह वृत्त चित्र आधा देख चुका है तो उसमें एक ऐसे दृश्य दिखाया जाता है जो एक विशेष समुदाय को नकारात्मक रूप से चित्रित करता है, मतलब दिखा रहा है। आधा आप दिखा चुके हो कोई मूवी वगैरह, ठीक, उसमें फिर एक दिखाता है जो कोई एक सोसाइटी है मतलब समुदाय है, उसको गलत तरीके से दिखा रहा है। इस तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए सबसे जिम्मेदारीपूर्ण तरीका क्या है? टीचर बनोगे तब क्या करोगे? पहला, उस दृश्य को नज़रअंदाज करें और बाकी वृत्त चित्र दिखाएं जिससे बेकार के मुद्दे पर समय न नष्ट हो। सेकेंड, छात्रों को बताएं कि आपको यह दृश्य की जानकारी नहीं थी और उन्हें विभिन्न विषयों के बारे में सीखने के लिए केवल अपनी पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि छात्रों के साथ उस दृश्य का विश्लेषण करें जिसके दौरान वे समुदाय के संबंध में पेश की गई धारणाओं और सामान्यीकरणों का विरोध कर सकें। चौथा कह रहा है कि वृत्त चित्र दिखाना जारी रखें, और अगर उस समुदाय का कोई एक छात्र वहां मौजूद हो तो नकारात्मक रूप से समुदाय के चित्रण के लिए क्षमा मांगेंगे। क्या करेंगे बताइए। नंबर थर्ड, छात्रों के साथ उस दृश्य का विश्लेषण करेंगे जिसके दौरान वे समुदाय के संबंध में पेश की गई धारणाओं और सामान्यीकरणों का विरोध कर सकेंगे, मतलब जो दिखाया गया है गलत उसके बारे में वहाँ बच्चे का माइंड एक्टिव हो सके और भविष्य में वैसा फिर कहीं हो वो पहले से समझदार रहे कि यहाँ पे क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, श्री कमल अपने छात्रों को सामाजिक विज्ञापन की अवधारणा समझाना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे कम प्रासंगिक है? मतलब सामाजिक विज्ञापन
ध्यान दें, छात्र को आप सामाजिक विज्ञापन की अवधारणा समझाओगे तो क्या सबसे कम लेंगे? स्वच्छ भारत अभियान पर पट विज्ञापन का प्रदर्शन, कन्या भ्रूण हत्या पर पर्चा वितरण, धूम्रपान के दुष्परिणामों पर समाचार पत्र का विज्ञापन, या फिर एक राजनीतिक दल का चुनावी घोषणा पत्र जिसमें बताया गया है कि वे किन किन मुद्दों पर काम करेंगे। तो सामाजिक विज्ञापन का जब बात होगा तो कन्या भ्रूण हत्या पर पर्चा वितरण करने से क्या होगा, है ना। सामाजिक विज्ञापन की बात करेंगे तो ये सबसे कम प्रासंगिक आपको बताना होगा, यही होगा। कह रहे हैं कि एक भूगोल शिक्षक समुद्र की धाराओं पर पाठ शुरू करते हैं। शिक्षक निम्नलिखित में से किस विषय से प्रारंभ कर सकता है? स्थलमंडलीय प्लेट, अक्षांश, जल चक्र या फिर वायु। क्या जरूरी होगा, मतलब क्या समझाना चाहिए? स्थलमंडलीय प्लेट समझाना पड़ेगा सबसे पहले बच्चों को, ठीक है। 137 कह रहा है, एक शिक्षक अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में छात्रों को पढ़ाने के लिए संसाधन के रूप में आंकड़ों से समृद्ध एक शैक्षिक लेख का उपयोग करना चाहते हैं, परंतु कक्षा के दौरान शिक्षक और छात्रों को एक ऐसा अनुच्छेद मिलता है जो एक पड़ोसी देश को अत्यधिक नकारात्मक दृष्टिकोण में चित्रित करता है, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण होगा? पहला कह रहा है, छात्रों को बताएं कि वे आपको इन अनुच्छेद के बारे में पता नहीं था और उन्हें विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए केवल अपनी पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, आपने पढ़ाई होगा सीडीपी में, केवल शब्द आए तो उसे कट करना ही होता है। कक्षा जारी रखने के लिए इसके बदले दूसरे कम उपयोगी स्रोत का उपयोग करें। विवाद पर चर्चा करने से केवल समय बर्बाद होता है, फिर से केवल गलत है। छात्रों के साथ अनुच्छेद का विश्लेषण करें, बिल्कुल ठीक लग रहा है, जहां वे देश के बारे में बनाई गई अवधारणाओं या दिए गए तथ्यों पर चर्चा और बहस कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है। लेख को वैसे ही पढ़ना जारी रखें क्योंकि आपकी कक्षा के सभी छात्र भारत से हैं और इससे उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। नहीं भाई, ऐसा गलत है ये। तीसरा वाला बिल्कुल सही है। नंबर 138 कह रहा है, मॉल में अध्ययन यात्रा के बाद अर्थशास्त्र की शिक्षा, नाम है सुश्री राबिया। इन्होंने अपने कक्षा 8 यानी कक्षा 8वीं के 3 छात्रों को यह कहते हुए सुना कि, पहला कह रहा है बच्चा, मॉल सार्वजनिक सुविधाएं हैं, आखिर सभी को उनमें प्रवेश करने की अनुमति है। दूसरा कह रहा है नहीं, मॉल निजी कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं, वे उनसे लाभ कमाते हैं। तीसरा, यह सच है लेकिन ये लाभदायक हैं तो सरकार उन्हें क्यों नहीं चलाती है। अब यहाँ पर बताना है, अवधारणात्मक अस्पष्टता के आधार पर छात्रों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने का तरीका, मतलब आपको कौन से बच्चे से ये पता चलता है कि उसको कम जानकारी मिला, मतलब वो कम सोच पाया, फिर उससे ज़्यादा अच्छे से सोच पाया, और सबसे बेस्ट तरीके से कौन सोच पाया, किसने उसके बारे में, मॉल के बारे में कुछ बात कही है। ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास को आप रोक लीजिएगा। मॉल में अध्ययन यात्रा के बाद छात्र जो दूसरा है, ये वाला सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है। नहीं, मॉल निजी कंपनी द्वारा चलाए जाते हैं, वे उनसे लाभ कमाते हैं, क्योंकि इसके पास जवाब है सही वाला, ये हो जाएगा फर्स्ट। फिर यह सच है लेकिन वे लाभदायक हैं तो सरकार उन्हें क्यों नहीं चलाती है, ये दूसरा कन्फ्यूजन वाला थोड़ा सा होता है। तीसरा, नहीं, मॉल क्या कह रहा है, सार्वजनिक सुविधाएं हैं, आखिर उनमें सभी का प्रवेश करने की अनुमति है। सिंपल लाइन एक तरह से हुआ। बस यहाँ पे ये बताना है किसने महत्वपूर्ण बात कही है और किसका बात सबसे हल्का में गया है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन के द्वारा छात्र अपनी कमी को जानते हैं, छात्र कक्षा में प्रतिस्पर्धा करते हैं, या फिर छात्र अपनी योग्यता में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, या फिर सभी। तो देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन के द्वारा छात्र अपनी कमी को जानते हैं, छात्र कक्षा में प्रतिस्पर्धा करते हैं और छात्र अपनी योग्यता में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, सभी यहाँ पर सही है। नंबर 140 कह रहा है, पाठ योजना किसी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें उसको उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के सामने उन्हें रखा जाता है। यह कथन गलत है। यह कथन है किसका, वेस्ले का, MP मफात का, शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश का, या फिर बाइंडिंग एंड
बाइंडिंग एंड बाइंडिंग का है। बताइए किसका है ये। देखिए, पाठ योजना किसी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें उसको उसी क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है जिस क्रम में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के सामने उन्हें रखा जाता है। ये अंतर शिक्षा जो है ना, शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश, इसका ये कथन है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में वाद विवाद पद्धति से छात्रों में किस प्रकार का विकास होता है। आलोचनात्मक चिंतन का विकास, तर्क शक्ति का विकास, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास, या फिर सभी। देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में वाद विवाद पद्धति से छात्रों में ना आलोचनात्मक चिंतन का विकास आता है, तर्क शक्ति करने का विकास, डेवलपमेंट मतलब होता है, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। सभी सही है। एनसीएफ 2005 के आधार पर प्रस्तावित किया गया है कि बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर पर राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन कराया जाए जिससे बच्चों को सरकारों के गठन और संचालन संबंधी जानकारी को एवं लोकतांत्रिक ढंग से अवगत कराया जा सके। या फिर एनसीएफ 2005 बच्चों को सरकार की नीतियों से परिचित कराकर सरकार संबंधी आलोचनात्मक समझ का विकास किया जा सके। या फिर बच्चों को सरकार के बारे में जानने हेतु अपने मम्मी पापा से न पूछना पड़े। या फिर कह रहे सभी कथन गलत है। तो देखिए, एनसीएफ 2005 के आधार पर प्रस्तावित किया गया है कि बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर पर राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन कराया जाए क्योंकि बच्चों को सरकारों के गठन और संचालन संबंधी जानकारी को एवं लोकतांत्रिक ढंग से अवगत कराया जा सके। 143 कह सामाजिक अध्ययन शिक्षण की व्याख्यान विधि की सीमा क्या है। विद्यार्थी का निष्क्रिय होना, अनावश्यक वार्ता का समावेश, अध्यापक निपुण नहीं होते, या फिर सभी। देखिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में ना व्याख्यान विधि का सीमा क्या है। विद्यार्थी का निष्क्रिय होना, सक्रिय न होकर के निष्क्रिय होना व्याख्यान विधि में होता है। अनावश्यक वार्ता का समावेश मतलब फालतू बात को भी शामिल कर लिया जाता है। अध्यापक निपुण नहीं होते हैं। नंबर 4 आपको टिक करना है। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन से हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, या फिर सभी। यह सवाल पहले भी आप लोगों ने देखा है। तो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु शिक्षण सूत्र में ज्ञात से, जहाँ जो बच्चे जानते हैं वहाँ से नहीं जानने की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नंबर 4 सभी सही है। यहाँ पर कह रहे कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम किन विषयों से संबंधित है। तो आपको ये तो पता ही होगा, यहाँ पे ज़्यादा क्या टाइम देना है ना। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब आते हैं। पहला ही सही है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया कौन सी सही है। मूल्यांकन तो सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया पूछे, निरीक्षण प्रविधि, क्रम निर्धारण और पड़ताल सूची, सभी आएगा। नंबर 4 यहाँ पर आपको टिक करना है। नंबर 147 कह रहे हैं कि एक कहावत है कि यदि कार्य का आरंभ अच्छा हो तो आधा काम बना समझिए, मतलब पहले से बना हुआ माना जाता है। यह कहावत कक्षा में पढ़ाने से भी संबंधित है। यदि अध्यापक की प्रस्तावना अच्छी रही तो पाठ की सफलता निश्चित हो जाती है। शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पूर्व प्रस्तावना करना क्यों आवश्यक होता है। छात्रों की रुचि तथा सहभागिता को प्रेरित करने के लिए, या फिर छात्रों में उत्साह भरने के लिए, या फिर छात्रों को पुरानी बातें याद दिलाने के लिए, या फिर सभी। छात्रों की रुचि और सहभागिता को प्रेरित करने के लिए। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि मानचित्र में प्रयोग होने वाले रूढ़ प्रतीक होते हैं। मानचित्र में प्रयोग होने वाले रूढ़ प्रतीक होते हैं। क्या वे प्रतीक जो क्षेत्र के किसी विशिष्ट समाज द्वारा प्रयुक्त होते हैं, या फिर वे प्रतीक जिनके माध्यम से केवल भू आकृतिक लक्षणों को दर्शाया जाता है, या फिर वे प्रतीक जिनके माध्यम से केवल राजनीतिक सीमाओं और प्रशासनिक खंडों को दर्शाया जाता है, या फिर वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। बताइए।
तो रूढ़ प्रतीक जो होता है ना दोस्तों, ये ना अंतर्राष्ट्रीय सहमति दर्शाने के लिए होता है, ठीक है। रूढ़ प्रतीक के बारे में बात किया जाए तो वे प्रतीक जिनके उपयोग से संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। नंबर 149 कह रहा है एक प्रारंभिक या माध्यमिक स्तर की कक्षा में खनिजों के संरक्षण पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित संप्रतियों में से क्या प्रयोग में लाया जाना चाहिए? पुनः प्रयोग, नवीनीकरण, कम प्रयोग या फिर पुनः चक्रण। सही विकल्प क्या होगा? तो देखिए, एक प्रारंभिक या माध्यमिक स्तर की कक्षा में खनिज के संरक्षण पर अगर आप चर्चा करोगे ना, खनिज का पुनः प्रयोग, कम प्रयोग और पुनर्चक्रण के लिए पढ़ोगे। नवीनीकरण पे नहीं बात करेंगे यहाँ पर। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। 150 कह रहा है भारत में सकारात्मक विभेद पर चर्चा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस विषय पर ध्यान केंद्रित करना प्रासंगिक है? भारत में सकारात्मक विभेद पर चर्चा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए मतलब शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषय पर ध्यान केंद्रित करना प्रासंगिक है? तो यहाँ पर न्यायपरस्ता और बराबरी में अंतर है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बचपन का अनुभव है, या फिर भारत के कह रहे किसी विद्यालय की उच्च रैंकिंग बताना। तो यहाँ पर न्यायपरस्ता और बराबरी में अंतर हो जाएगा सही जवाब। भारत में सकारात्मक विभेद पर चर्चा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस विषय पर ध्यान केंद्रित करना प्रासंगिक है? तो न्यायपरस्ता और बराबरी में अंतर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नंबर 1 राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना एसएसटी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होता है समाप्त। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ कहना हो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। हर दिन यहाँ पर आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट आ रहा है, तो आप लोग हर दिन क्लास को अच्छे से देखते रहिएगा, ठीक है। कुछ कहना होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पर आपको 2 थंबनेल शो कर रहे हैं। अभी तक आप जिस भी क्लास को नहीं देखे हैं टच करिए और अभी देख लीजिए।